हेलो एवरीवन। आज हम NCRSM के सिलेबस के अकॉर्डिंग BMS फर्स्ट ईयर क्रिया शारीर का जो सेकंड पेपर है उसमें जो मांस धातु वाला टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या बताया सिलेबस में, कौन कौन से पॉइंट्स है। इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम्स, लोकेशन, प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ मांस धातु, फिजियोलॉजी ऑफ मांस व श्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मांस धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मांस रस, मांसार पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मांस धातु और कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी। ठीक है, तो इसमें क्या है, निरुक्ति, व्युत्पत्ति वगैरह है जो हमने मांस व श्रोतस पहले पढ़ चुके हैं। मांस धातु का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने 3 न्याय देखे थे, शीर, दधि, केदारी, कुल्य और खले कपोत न्याय, लेकिन उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्युत्पत्ति कि मांस शब्द बना कैसे है। तो मांस शब्द मांस मान या धातु से बना है, जिसका अर्थ है मान या मापने योग्य। ठीक है, कौन से धातु से बना है? मान या धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? मान मतलब मापना, मतलब मेजरमेंट करना। हम जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मापने योग्य है, उसे मांस धातु कहते हैं। ठीक है, मांस कहते हैं। उसके पर्याय क्या है? सिनोनिम्स: पिशित, तरस, क्रव्य, पलल और आमिष। पलल से बहुत बार आता है मांस के बारे में। पिशित उदक, संकाशम भी हम बहुत सारी चीज़ों में सिनोनिम देखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मांस में धोने के समान जो पानी निकलता है ना, उसको पिशित उदक बोलते हैं। और क्रव्य क्या होता है? कच्चा मांस को क्रव्य बोलते हैं। क्रव्याद रस करके एक आता है, तो जो कच्चा वाला मांस होता है उसको पकाने के लिए हम क्रव्याद रस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है निरुक्ति और या परिभाषा। शरीर धातुओं में प्रथम दोनों रस व रक्त धातुएं द्रव रूप में होती है। सबसे पहले घनत्व को प्राप्त कर मूर्त रूप ग्रहण करने के कारण मापन के योग्य हो जाता है, अतः इसकी संज्ञा मांस है। ठीक है, पहले दोनों लिक्विड रहते हैं, रस धातु भी और रक्त धातु भी, लेकिन उसके बाद में मांस धातु क्या होता है? घनत्व को प्राप्त होता है, मतलब जो ठोस रूप प्राप्त होता है, मूर्त रूप। ठीक है, और क्या होता है? इससे वो मापने योग्य होता है। हम मतलब बता सकते हैं कि हाँ ये इतना है। उनको लीटर में माप सकते हैं, लेकिन जो मतलब मेजरमेंट वाला होता है, इन सब चीज़ों में हम मांस को माप सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मांस कहते हैं। मांस धातु का स्थान क्या है? किसी भी आचार्य ने से स्पेसिफिक नहीं बताया कि मांस धातु इस जगह पे होती है। ठीक है, नॉर्मली हम देखेंगे कि स्नायु, अस्थि, संधि, इन सब के आसपास मांस होता है। मतलब मांस को क्या हम मसल से कोरिलेट करते हैं, मांस को हम मसल से कोरिलेट करते हैं। तो मसल्स तो हमारी बॉडी में कितनी सारी जगह पे होती है, बोन्स के आसपास, बोन्स को लिगामेंट से जोड़ती है, जॉइंट्स में होती है, मतलब पूरी जगह पे होती है। एब्डोमेन में मसल्स होती है, हर जगह मसल होती है। तो मांस धातु का स्थान क्या है? पूरी जगह, संपूर्ण शरीर है, लेकिन इसे स्पेसिफिक नहीं बताएं, तो हम मॉडर्न से कोरिलेट करके देख लेते हैं। आचार्यों ने मांस धातु के स्थान के बारे में वर्णन नहीं किया है। मांस धातु को मसल से कोरिलेट किया है। हमारे शरीर में अस्थि, संधि के चारों तरफ मसल्स होती है। ठीक है, और क्या है? मांस धातु की उपधातु क्या है? वसा और सट त्वचा। तो त्वचा जो स्किन की 6 लेयर्स होती है ना, वो मांस धातु की उपधातु है। तो हम त्वचा को भी मांस धातु के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ऐसे अगर स्थान पूछते भी है तो कोरिलेट करके हम बता सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक किसी ने नहीं बताया, मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, और मैं ढूंढ रही, अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी अगली वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, मतलब मांस धातु के गुण क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो गुण क्या है? स्थिर होती है। स्थिर मतलब एक जगह टिका हुआ रहता है। ठीक है, स्थूल, मोटी होती है। लक्षण थोड़ी मतलब चिकनाहट लिए होती है। खर भी होती है, कुछ ड्राई होती है, कुछ खर होती है। मृदु, सॉफ्ट होती है और कठिन भी होती है। तो अलग अलग होती है, मतलब कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ हार्ड होती है। हर बॉडी के पार्ट के हिसाब से अलग अलग मसल्स होती है। ठीक है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, स्थिर होती है, कुछ मूवेबल होती है, कुछ नॉन मूवेबल होती है। ऐसे अलग अलग टाइप्स की मसल्स होती है। ठीक है, तो ये मांस धातु के गुण हो गए। फिर फंक्शंस, मांस धातु के कार्य क्या है। मांसम शरीर पुष्टि मेदश्च, क्या करता है? मांस धातु से क्या करती है? शरीर की और मेद धातु दोनों की पुष्टि करती है। हमने देखा था कि आगे आगे वाली धातुएं बनती रहती है, जैसे रस से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, और मांस से बनेगा मेद, और ऐसे आगे बनेगी। तो मांस क्या करता है? मेद धातु की पुष्टि करता है और शरीर की भी पुष्टि करता है। और मांस का प्रधान कर्म क्या है? लेपन करना, लेप। वो एक श्लोक है, प्रेरणं जीवनम लेप स्थिर धारव पुण्य। ठीक है,
तो अलग अलग धातुओं के सबके अलग अलग काम इन एक श्लोक में लिखे। पीड़न किसका है? रस धातु का। जीवन किसका है? रक्त का। लेप किसका है? मांस। ठीक है। और क्या? स्नेह धारण पूर्ण, तो स्नेह किसका है? मेद का। धारण करना अस्थि का। और पूर्ण करना मज्जा का। और शुक्र का काम क्या है? गर्भ उत्पादक। ठीक है, गर्भ की उत्पत्ति करना। तो ये होगा सातों धातु के काम। ठीक है, उसमें से मांस धातु का काम क्या है? लेपन करना। ठीक है, शरीर का। उसका रहता है फिजियोलॉजी ऑफ मांसवशोथस, कि मांसवशोथस कौन से, उसके लक्षण क्या होंगे, उसकी दुष्टि से क्या सिम्टम्स होंगे, उसकी दुष्टि क्यों होगी, हम क्या चिकित्सा करेंगे, ये सब। ठीक है, तो मांसवशोथस का मूल क्या है? ये श्लोक आप लोगों ने याद कर लिया होगा। मांसवाहनाम च श्रोतसाम स्नायुर्मूलम त्वचा। स्नायु और त्वचा। स्नायु मतलब क्या होता है? टेंडन्स, सॉरी लिगामेंट्स। ठीक है, और त्वचा स्किन। तो ये किसके स्थान है? मांस धातु के, मांसवशोथस के। मांस वह द्वे तयोर्मूलम स्नायु त्वचा रक्तवाहस्य धमनिया। और सुश्रुत ने क्या बोला है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मांसवशोथस के स्थान है स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनिया। अब दुष्टि के कारण, कि मांसवशोथस दूषित होते हैं तो उसको क्या कारण होते हैं? अभिसंधि पदार्थ, स्थूल पदार्थ, गुरु पदार्थ और दिन में भोजन के बाद सोना, इन सब चीज़ों से मांसवशोथस दूषित होते हैं। कि हम कुछ अभिसंधि ऐसे मतलब जो श्रोतों में अवरोध करने वाले पदार्थ ले रहे हो, स्थूल मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे वैसे पदार्थ ले रहे हो, हेवी खाना खा रहे हो, या फिर दिन का खाना खाने के बाद सो रहे हैं, तो मांसवशोथस दूषित होंगे। उससे क्या लक्षण होंगे? जो भी मसल्स वाले या फिर ट्यूमर्स वगैरह होते हैं ना, ये सब आएगा इसमें। अधिमांस, अर्बुद, मांसकील, गल शालुक, गलशुंडी, पुति मांस, अलजी, गलगंड, गंडमाला, उपजीविका, ये सब डिसीज होती है। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? इनमें विद्ध होने पर, अगर बाहर से कुछ आघात हो जाता है मांसवशोथस में, तो उसमें क्या लक्षण होंगे? तो सूजन, स्वेलिंग होगी, मांसकोश होगा, सिरा ग्रंथि या फिर मृत्यु। मतलब अगर कुछ मसल्स वगैरह में या फिर स्नायु त्वचा में कुछ होता है तो स्वेलिंग लगती है, सबसे पहले स्वेलिंग होती है, या फिर जो हमारी मसल्स है वो सूखने लग जाती है, कुछ ट्यूमर हो जाते हैं, गांठ पड़ जाती है, या फिर अगर किसी मर्म वाले स्थान पे कुछ लगता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद आता है मांस धातु की उत्पत्ति। इसकी मतलब मांस धातु बनती कैसे? तो 3 न्याय है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। और मेन क्या है? रसाद रक्तम तत्व मांसम, ये श्लोक है ना जो, रसाद रक्तम तत्व मांसम, मांसाद मैदा तत्व अस्थि, स्तनो मज्जा तत्व शुक्र, शुक्राद गर्भ प्रजायते। तो उसके अकॉर्डिंग रस और रक्त के बाद में मांस धातु की उत्पत्ति होती है। तो क्या बोला? रस से रक्त की उत्पत्ति होती है और रस से ही मांस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, या फिर अगर किसी और के न्याय के हिसाब से देखें तो रस से रक्त की और रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है। तो सच अलग अलग है सबका अलग हिसाब से। अब मांस धातु स्थिर कैसे होती, कठोर कैसे होती है? वायु अम्बु तेजसा रक्तम उष्मणा च अभिसंयुतम स्थिरता प्राप्य 507। क्या है? वायु, जल, तेज और ऊष्मा संयुक्त होने पर रक्त स्थिरता को प्राप्त हो मांस में परिणत हो जाता है। तो रक्त से मांस कैसे बनता है? वायु, जल, तेज और ऊष्मा, इन चारों चीज़ों से रक्त से मांस धातु में परिणत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अब वही न्याय। तो शीर्षदधि न्याय में क्या बोला था हमने? आगे आगे धातुएं बनती जाती है। जैसे आहार से 2 भाग हुए, आहार के आहार रस और मल भाग। उसमें से जो आहार रस है उससे रस अग्नि पे क्रिया हुई, सूक्ष्म स्थूल भाग बना और मल भाग बना। तो सूक्ष्म भाग से रक्त धातु जो उत्पादक अंश, मतलब रक्त धातु जो आगे जाके कुछ और बनाएगी वो, और उपधातु बनी। और जो स्थूल भाग है वो तो वहीं के वहीं रह गया। वैसे रक्त धातु का भी हुआ। और फिर क्या हुआ? जो रक्त धातु है, ठीक है, ये रक्त अग्नि से पाक होकर 3 भाग हुए, सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग और मल भाग। तो मल तो बाहर हो गया, पित्त। फिर जो स्थूल भाग है मतलब रक्त हमारे शरीर में इतना रहेगा, और सूक्ष्म भाग से 2 हुए, मांस धातु उत्पादक अंश और कंडराशिरा, ये उसकी उपधातु है, इसकी रक्त की। अब उसमें एक अंश था मांस धातु उत्पादक अंश। अब उस पर क्या हुए? मांस धातु उत्पादक अंश पे मांस अग्नि की क्रिया हुई। उसके फिर 3 भाग हुए, सूक्ष्म, स्थूल और मल, खमल होता है। ठीक है, ये उसमें भी सूक्ष्म भाग तो मेद धातु का उत्पादन करने के लिए आगे जाएगा,
उपधातु अलग से बच जाएगी, और यह है मांस धातु जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शीर दधीर आएगी, मतलब ये आगे आगे अपनी अपनी धातुएं बनाते जाते हैं। फिर अगला केदारी कुल्यन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आहार रस है ना, उसी से सारी धातुओं की उत्पत्ति एक साथ होती है। तो जो उसका प्रसाद भाग और किट्ट भाग, तो किट्ट तो अलग हो गया, प्रसाद भाग से सब अलग अलग बना। ठीक है, तो रक्त सधर्मी अंश से रस अग्नि की क्रिया रस सधर्मी अंश पर रस अग्नि की क्रिया से रस धातु बनी। वैसे रक्त का हुआ और मांस पे भी ऐसे ही हुआ कि जो मांस सधर्मी अंश था ना आहार में, उसमें मांस अग्नि की क्रिया हुई, प्रसाद और किट्ट भाग हुआ, किट्ट बाहर निकल गया, प्रसाद भाग से मांस धातु और उसकी उपधातु बनी। अब ये आगे किसी को बनाने नहीं जाएगी। और एक और है खले कपोतनय। उसमें ऐसा है कि जो धातु जितना पास होगी वो उतना जल्दी बनेगी। तो रस रक्त मांस में तो जो जितना पास होगी उसके हिसाब से, तो जो आहार रस का जो भाग था उस पर मांस अग्नि से क्रिया हुई, मांस धातु उसकी उपधातु है और मांस का मल। इस प्रकार ये मांस धातु की उत्पत्ति हमने देख ली तीनों टाइप से। अब उसके बाद हम देखते हैं मांसाहार पुरुष के लक्षण, क्योंकि ये हमको जब डायग्नोसिस करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सार पुरुष देखना। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में भी आता है, किसी एक सार पुरुष के लक्षण आते ही है। शंख ललाट कर्काटिका अक्षि गंड हनु ग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्ष पाणिपाद संधयो गुरु स्थिर मांस उपचिका मांसारणा सा शारदा क्षमा धतिर्लोल्यम पित्तम विद्याम सुखम आर्जम आरोग्यम बलम आयुष्य दीर्घम आचष्टते। मांसाहार पुरुष में क्या क्या लक्षण होंगे? शंख ललाट कर्काटिका मतलब जो गर्दन के पीछे का भाग है, नेत्र कपोल मतलब जो हमारे चिक्स होते हैं वो, जबड़ा हनु मैंडिबल कंधे उदर कक्ष एक्सिला वक्ष हाथ पैर और संधियाँ भारी स्थिर और मांस से भरी हुई होती है। ठीक है, सारी जगह मतलब सारे स्थान भारी और ऐसा लगा मसल्स है अच्छी, उनके मसल स्ट्रॉन्ग ऐसा। मांसाहारता क्षमा धैर्य अचपलता धन विद्या सुख सरलता आरोग्य बल और आयु की निर्देशक है। ठीक है, अगर मानसिक भाव देखेंगे मांस रस में तो क्षमा धैर्य अचपलता धन विद्या युक्त सुख सरलता युक्त आरोग्य बलवान और आयुवान होगा। ठीक है, और क्या बताएं? मांसाहार पुरुष के शरीर में कहीं भी निम्नता नहीं होती, मतलब कहीं भी वो दुबला पतला नहीं होगा, हर जगह मसल्स अच्छी होगी। संधियाँ और अस्थियाँ पूर्णतः मांस से गुड़ होती है, मतलब बोन्स जॉइंट्स ऐसे मतलब छुप जाते हैं मसल्स में। जो लोग दुबले पतले होते हैं उनकी बोन्स जॉइंट्स अलग ही दिखते हैं, लेकिन जो लोग और जिनका मांस अच्छा होता है, जिनकी मसल्स अच्छी होती है, उनके जो बोन्स जॉइंट्स दिखते नहीं हैं। ठीक है, और शरीर मांसल होता है। उसके बाद वृद्धि और क्षय के लक्षण, ये भी एग्जाम में आते हैं, ये श्लोक तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो मांस वृद्धि का लक्षण क्या है? मांस स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंगाशु वृद्धि गुरु कात्रतम च। अभी हमने देखा मांसाहार पुरुष में कि उसके मतलब सब अच्छी होगी मसल्स, बोन जॉइंट्स नहीं दिखेंगे, स्कंद वगैरह सब मांस से परिपूर्ण होंगे, तो वृद्धि हो जाएंगे तो ज़्यादा होंगे। तो कटी कपोल होठ शीष्ण उरु बाहु जंघा अति स्थूल हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और शरीर में भारीपन होता है, क्योंकि मांस धातु बढ़ रही है ना, तो भारीपन होगा, स्थूलता आएगी, और क्षय होगा तो सब कम हो जाएगा, शुष्कता आ जाएगी, कृशता हो जाएगी। इसका लक्ष्य ये वाला श्लोक याद करना। मांस क्षय विशेषण स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, स्फिक ग्रीवा और उदर में शुष्कता होती है। क्यों? क्योंकि मांस धातु का क्षय हो रहा है। धमनी में शिथिलता, इंद्रियों में ग्लानि, संधियों में वेदना, शरीर में थकान, स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु वक्ष कक्षा पिंडली उदर ग्रीवा में शुष्कता और रुक्षता होती है। ठीक है, मतलब जो भी ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे मसल्स अच्छी होती है वहाँ पे वो सूख जाएगी, वो शुष्कता हो जाएगी, इंद्रियां थक जाएगी, धमनी से थिल्य हो जाएगा, जो आर्टरीज है वो डायलेट हो जाएगी, संधियों में वेदना होगी, मतलब जॉइंट्स पेन होगा, थक जाएगा व्यक्ति बहुत जल्दी। इसलिए ना वृद्धि होनी चाहिए ना क्षय होना चाहिए, सब चीज़ें नॉर्मल रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है पेशी। अब पेशी दो तरह से हम बोल सकते हैं, हमने मांस धातु बोली है, अब मांस धातु को हम मसल्स से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन मसल्स में भी स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हमने मॉडर्न में तो बोल दिया मसल से, लेकिन आयुर्वेद में हम मांस धातु नहीं बोल सकते, क्योंकि और दूसरी जगह पे भी त्वचा में भी होती है, वसा में भी होती है, तो उसमें भी जो मसल्स है पेशियाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आचार्य डलर ने सुश्रुत संहिता की टीका में पेशियों के संबंध में लिखा है, मांस अवयव संघात परस्पर विभक्त पेशी इत्युच्यते, कि मांस के घटकों के समुदाय को जो परस्पर विभक्त करता है उसे पेशी कहते हैं। ठीक है,
तो मतलब जो भी मांस कंटेनिंग पार्ट है हमारी बॉडी में, उसको जो अलग अलग करता है वो पेशी है। मतलब मसल ऐसे स्पेसिफिक करती है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है, इतनी है। शरीर में पेशियों के रूप में ही मांस स्थित रहता है। पेशियाँ 3 प्रकार की होती है। अब ये मॉडर्न वाला आ गया, कंकाल पेशियाँ, फिर अरेखित पेशियाँ, हृदय पेशियाँ। तो जो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स, विसरल मसल्स, ये सब है ना, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। बस जो आयुर्वेद वाला पार्ट है ना, आयुर्वेद की बुक से आयुर्वेद वाला पार्ट पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम मॉडर्न वाली चीज़ें यहाँ से पढ़ने लगते हैं तो क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। तो जो चीज़ जहाँ पे सही होती है हमको वहीं से पढ़ना चाहिए। फिर पेशियों की संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है। चत्वारि पेशी शतानि भवन्ति। शरीर में 400 पेशियाँ होती है, लेकिन किसके अनुसार? चरक के अनुसार। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? पंच पेशी शतानि भवन्ति तासां चत्वारि शतानि शाखासु कोष्ठे षट्षष्टि ग्रीवा प्रत्युर्ध चतुस्त्रिंशति। शरीर में 500 पेशियाँ होती है, इनमें से 400 शाखाओं में, मतलब जो हाथ पैर वगैरह में 400 होती है, 66 कोष्ठ में, और 34 गर्दन के ऊपर होती है, मतलब क्लेविकल के ऊपर वाले पार्ट, उर्दू चतुर्गत। ठीक है। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितनी पेशियाँ हैं? चरक के अकॉर्डिंग 400। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी है? 500। तो इसको आप ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है कि आचार्य चरक ने पेशियों की संख्या बताई है। अब हमको पता है 400 भी और 500 भी है, तो च से चरक, च से 400। ठीक है। बाकी सुश्रुत वाला तो याद आ ही जाएगा। फिर पेशियों का स्वरूप, कि पेशियाँ होती कैसी है। तासाम बहुल पहलू अस्थि पहलू स्थूल अणु प्रथु व्रत ह्रस्व दीर्घ स्थिर मृदु लक्षण कर्कश भाव संधि अस्थिर शिरा स्नायु प्रच्छादका यथा प्रदेशम स्वभावतः एव भवन्ति। पेशियाँ स्वरूप में अनेक प्रकार की होती है। बहुल मतलब बड़ी, पहलो मतलब छोटी, स्थूल मोटी, अणु पतली, प्रथु चपटी, वृत्त गोल, ह्रस्व कम लंबी, दीर्घ बहुत लंबी, स्थिर फर्म, मृदु मतलब सॉफ्ट, लक्षण चिकनी स्मूथ, कर्कश मतलब रफ। तो बड़ी भी होती, छोटी भी होती, लंबी, चौड़ी, मोटी, पतली, गोल, लंबी, स्मूथ, सॉफ्ट, ये सब होती है। ये पेशियाँ संधि अस्थि शिरा स्नायु के प्रच्छादन के लिए स्थान विशेष के अनुसार जिस स्वरूप की होनी चाहिए उसी प्रकार की होती है। ऐसा नहीं कि सारी अलग अलग होगी, जिस स्थान पे जैसी पेशी चाहिए वैसी होती है। बोन जॉइंट्स में सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से इतनी सारी क्वालिटीज़ बताइए पेशियों के। अब पेशियों के कार्य क्या है? शिरा स्नायु अस्थि पर्वाणि संधयश्च शरीरिणां पेशिभिः संवृता अन्यत्र बलवंती भवन्ते। तो शरीरधारियों के लिए शिरा स्नायु अस्थि पर्व और संधियाँ भाग लेती है तथा घिरी रहती है, अतः वे बलवती होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो हम मतलब बॉडी है उसमें जो शिरा स्नायु अस्थि मतलब जो बोन जॉइंट्स वेन्स लिगामेंट्स टेंडन ये सब है ना, उनको ना आसपास से घेरे रखती है पेशियाँ और उसको बल प्रदान करती है। शिराओं की भित्ति के निर्माण में पेशियाँ भाग लेती है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उनके फॉर्मेशन में भी पेशियाँ भाग लेती है तथा स्नायु अस्थि और संधि स्थल की भी पेशियों से घिरे रहते हैं। बोन जॉइंट्स वगैरह तो आसपास मसल्स होती है। इस प्रकार पेशियाँ इन अंगों को बल व आधार प्रदान करती है। इसलिए आप लोगों ने जब देखा होगा मांसक्षय में धमनी शिथिल आता है, जो ब्लड वेसल्स है वो ढीली पड़ रही है कि मांस धातु का क्षय हो रहा है इसलिए। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। हम एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ा हमने। मांस धातु की उत्पत्ति कैसे हुई है? माय धातु से बना है शब्द। ठीक है। मान या मापने योग्य। पर्याय है पिशित, तरस, क्रव्य, पलल और आमिष। निरुक्ति क्या है कि पहले जो 2 धातुएं हैं रस और रक्त, ये द्रव रूप में होती है, लेकिन जो घनत्व को प्राप्त मूर्त रूप धातु है जिसको हम माप सकते हैं वो क्या है? मांस। मांस धातु को कुछ स्पेसिफिक स्थान नहीं बताया आचार्यों ने, लेकिन अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो संधि अस्थि के आसपास या फिर उसके उपधातु में त्वचा वसा इन सब में क्या होती है? मांस धातु होती है। उसके बाद आता है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो मांस धातु कैसी होती है? स्थिर, स्थूल, श्लक्षण, खर, मृदु और कठिन। उसका काम क्या है? शरीर और मेद धातु की पुष्टि करना और लेपन करना। मांस और स्रोतस का मूल है स्नायु और त्वचा, या फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ। दुष्टि के कारण अभिसंधि पदार्थ, स्थूल पदार्थ, गुरु पदार्थ का सेवन, या फिर दिन में खाना खाने के बाद सोना। दिन में खाना खाने के बाद सबको नहीं सोना चाहिए, जो क्रश बालक वृद्ध लोग होते हैं उनको, या फिर ग्रीष्म ऋतु में सबको सोना चाहिए। बाकी दूसरे टाइम पे सोने से मांस और स्रोत दुष्ट होते हैं। लक्षण क्या होंगे?
जो मसल्स वाली डिसीज होती है, अधिमांस, अर्बुद, मांस, किलगल, शालुगल, गंड, गंडमाला, गलशुंडिका, अलजी, पुतिमांस, उपजीविका, ये सब होता है। ठीक है। और विद्ध होने पर सूजन, मांसोश या फिर मृत्यु भी होती है। मांस धातु की उत्पत्ति कैसे होती है? रस और रक्त से, या फिर जो रक्त है उसमें वायु, तेज, जल और ऊष्मा से युक्त होने पर मांस धातु बन जाती है। फिर क्षीरदर्शी, केदारी, कुल्या और खले कपोत न्याय के अकॉर्डिंग हमने देखा मांस धातु की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद मांसाहार पुरुष आता है, तो क्या होगा, उनके जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, शंख, ललाट, गर्दन, नेत्र, गाल, कंधे, उदर, इन सब क्या हो गया, भारीपन हो जाएगा और मांस से भरे हुए रहेंगे ये सब। और क्षमा, धैर्य, चपलता, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल और आयु का निर्देशक होता है ये। मांस धातु का क्षय होने पर क्या होगा, जो भी जितने भी पार्ट्स हमने अभी ऊपर पढ़े वो सब सूख जाएंगे। धमनी शैथिल्य होगा, ग्रीवा, उदर में शुष्कता होगी, रुक्षता होगी, इंद्रियों में ग्लानि, संधियों में वेदना, और वृद्धि होने पर जो भी स्पीक, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु है, ये सब स्थूल हो जाएंगे, भारीपन होगा शरीर में। इसलिए ना ही मांस धातु की वृद्धि होनी चाहिए ना क्षय होनी चाहिए। अगर सामावस्था में रहेंगे तो शरीर का पोषण करते रहेंगे, ठीक है, और लेपन भी करेंगे। उसके बाद हमने पेशी के बारे में पढ़ा। तो पेशी क्या होता है कि जो मांस अवयव है ना, मतलब मांस घटक है, उसके समुदाय को जो अलग करते हैं उसे पेशी कहते हैं। पेशी मतलब जो मसल्स होती है, आचार्य चरक ने 400 बताई है और आचार्य सुश्रुत ने 500 बताई है। तो 500 में से भी 400 कौन सी है, जो शाखाओं में होती है। 66 जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में, कोष्ठ वाले पार्ट में होती है, और 34 गर्दन के ऊपर मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत में होती है। पेशियाँ छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी, स्थूल, सूक्ष्म, खर, लक्षण कैसी भी हो सकती है। संधि अस्थियों के आसपास होती है और जिस स्वरूप में होनी चाहिए वैसे होती है। जहाँ पे गोल चाहिए वहाँ पे गोल, जहाँ पे चपटी चाहिए वहाँ पे चपटी, जहाँ पे छोटी चाहिए वहाँ पे छोटी, क्योंकि पेशियाँ हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वहाँ पे होती है, फिंगर्स वाले जॉइंट्स में, और हमारे बड़े नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट वहाँ भी होती है, लेकिन कहाँ पे छोटी चाहिए कहाँ पे बड़ी चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग होती है। कार्य क्या है इनके? शिरा, स्नायु, अस्थि, पर्व और संधियों को आसपास से घेरे रखती है, बल प्रदान करती है। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।